नमस्ते दोस्तों, आज से हम अलग टाइप के स्टेटमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उसमें क्या होता था, उसमें एक के बाद एक सीक्वेंस में सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते थे। अगर आपने 25 लाइन लिखी है, जितनी भी लाइंस लिखी है, वो सारे के सारे में क्या होता था, एक के बाद एक इस तरह से स्टेटमेंट्स सीक्वेंस में हमेशा एग्जीक्यूट होते थे। अब हम और भी मतलब सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस को चेंज करना है तो इस तरह से भी स्टेटमेंट्स होते हैं जावा में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स से। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में किस तरह से होता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को काफ़ी सारी जगह पे, बुक्स में, नेट में आप कहीं पे देखोगे तो इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ऐसे भी आपको वहाँ पर उसका एलियास मिल सकता है, उसका दूसरा नाम मिल सकता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। मतलब क्या कि ये डिसाइड करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए और कब। कब मतलब कि टाइम नहीं, कब मतलब कि सिनारियो, कि ये सिनारियो में चाहिए, ये सिनारियो में नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमको जब कंट्रोलिंग करना है स्टेटमेंट्स का कि अच्छा ऐसा सिनारियो है तो ये वाले स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो ये सारा कंट्रोल या डिसीजन कंडीशनल स्टेटमेंट से हम ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो भी हमारे कहीं पर भी हम लिखेंगे, हमेशा वो बूलियन वैल्यूज ही रिटर्न करेंगे। बूलियन याद है, मतलब कि ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कि जब हमको बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस्ड पे हमको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी टाइप्स है, अलग अलग टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। जावा में दो मेन टाइप्स है, एक तो इफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, दूसरा है स्विच केस का यूज कर सकते हैं। हम ये दोनों के दोनों जो टाइप्स है उसको डिटेल में देखेंगे। हम शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट्स के साथ। तो इफ स्टेटमेंट मतलब कि इफ के बाद हमको क्या लिखना है, इफ के बाद कंडीशन लिखनी है। तो अब वहां पर जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसकी हमको रिटर्न वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये दोनों में से एक ही चाहिए होगी। इफ में भी हमारे पास अलग अलग टाइप से इफ लिख सकते हैं। खाली इफ लिखो तो सिंपल स्टेटमेंट, इफ के साथ एल्स लिखो, राइट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर इफ एल्स इफ ऐसे बहुत सारे कंडीशन है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये स्टेटमेंट्स, अगर नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगर वो भी फॉल्स हुई तो तीसरी कंडीशन चेक करो, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई तो चौथी कंडीशन चेक करो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है। तब हम इफ एल्स इफ लैडर तो समझते हो, सीडी मतलब एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कंडीशंस हम लिख सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो इफ एल्स इफ लैडर हो सकता है, या तो फिर नेस्टेड इफ हो सकता है। नेस्टेड इफ, नेस्टिंग करना मतलब एक के अंदर एक डालना, उसको नेस्टिंग कहते हैं। तो इफ के अंदर दूसरा इफ डाल दिया तो हो गया नेस्टेड इफ। शुरू करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट से। सिंपल इफ स्टेटमेंट जैसे मैं बता चुकी हूं, यहां पर सिंपल इफ मतलब कि खाली हम कंडीशन चेक करेंगे और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो यहां पर फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया है। फ्लो चार्ट इसमें हमेशा डिसीजन के लिए इस तरह से डायमंड का यूज होता है। जब भी हमको डिसाइड करना है कि या तो ये, तो ऐसे डायमंड का यूज होता है। तो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे जो कि हमेशा ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू है तो हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है मतलब कि फॉल्स है, राइट, तो वैसे ही सीधा वो जाने वाला है। अगर ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और फिर आगे जाने वाला है। मतलब बाद के स्टेटमेंट, मोर स्टेटमेंट्स तो वैसे ही एग्जीक्यूट होने वाले हैं, लेकिन अगर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होंगे और फिर एग्जीक्यूशन आगे जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स
मैं अगर आपको समझाऊं तो इफ के बाद हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हम ट्रू या फॉल्स बनाएंगे, मतलब रिटर्न में आएगा। और अगर ये स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशंस जो है वो अगर ट्रू निकलता है तो ये ब्लॉक हमने बनाए हैं, मतलब करली ब्रैकेट जहां से शुरू हुआ है वहां से लेकर करली ब्रैकेट जहां खत्म होता है उसको एक ब्लॉक बोला जाता है। तो ये ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर और भी स्टेटमेंट्स होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं मैंने वो कब एग्जीक्यूट होंगे, अगर इफ के बाद का एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है तो। अगर इफ के बाद का एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स निकलता है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सीधे सीधा कंट्रोल कहाँ चलेगा, मोर स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम बोल सकते हैं, या फिर इफ स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये जो अंदर वाले स्टेटमेंट्स है वो कब एग्जीक्यूट होंगे वो डिसाइड कौन करेगा, ये इफ वाला जो मेरा पूरा स्टेटमेंट है वो डिसाइड करेगा कि अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ऐसा, कंडीशन फॉल्स हुई तो ऐसा। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो नोटपैड ओपन किया, नोटपैड प्लस प्लस। अब मैं यहां से कि इफ डेमो, या फिर इसको मैं और चेंज करके इसका नाम देती हूं सिंपल इफ डेमो, क्योंकि हम इफ तो बहुत सारे लिखने वाले हैं, राइट। सिंपल इफ होगा, फिर नेस्टेड इफ होगा, इफ एल्स होगा, इफ एल्स इफ का लेडर होगा। इसको मैं पहले सेव कर लेती हूँ मॉड्यूल 3 के अंदर कोड, एंड इसका नाम हम देंगे सिंपल फाइल सेव। सेव में यहाँ पर मॉड्यूल 3 कोड, और कोड में जाकर यहाँ पर फाइन, इसको वापस से री किया तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगी सिंपल इफ डेमो डॉट जावा, राइट। सो यहाँ पर क्लास सिंपल इफ डेमो, और इसके अंदर सिंपली क्या लिखना है हमको, पब्लिक स्टैटिक। अब तो ये चीज़ आपको लर्न हो गई है ना। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर लिखना है स्ट्रिंग, राइट। और स्ट्रिंग के बाद क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर लिखना है आर्ग्स। फिर मेन मेथड शुरू हुई। मेन मेथड के अंदर मैंने रखा है इंट मार्क्स इज इक्वल टू, यहीं पर मैं उसको इनिशियलाइज भी कर देती हूँ 85। फिर मुझे, या फिर हम ऐसा रखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 35। नाउ इफ मार्क्स के इज लेस देन 40, राइट, ये मेरी कंडीशन हो गई, राइट। इसको मुझे स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। सो इफ मार्क्स इज लेस देन 40 मेरा ब्लॉक शुरू होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर लेस देन 40 है, और यहाँ पर मैं उसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक ग्रेसिंग दे रही हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का ग्रेस हम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद ये मेरा ब्लॉक खत्म हुआ। कौन सा ब्लॉक, इफ का ब्लॉक खत्म हुआ। फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln योर मार्क्स आर, और फिर जो उसको मैसेज है, मतलब हमारे जो मार्क्स है वो मार्क्स हम उसको देंगे, दिखाएंगे मार्क्स। फिर अब मेथड खत्म हुई, उसके बाद क्लास खत्म हुआ। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर उसको 35 से कम है तो हम उसको दिखा नहीं रहे हैं कि हमने उसको ग्रेसिंग दिया है 5 मार्क्स का। हम क्या कर रहे हैं, अगर 37 है, 38 है, 39 है, 40, मतलब 40 से कम है लेकिन 35 से भी कम है तो वो पास हो जाएगा। होता है ना, कभी कभी ग्रेसिंग दे देते हैं, राइट। पर ग्रेसिंग कितना है, मैक्सिमम हम 5 मार्क्स का दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसको 5 ऐड कर दिए और खाली मैसेज दे दिया कि भाई तुमको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अगर 5 देने से वो पास हो गया तो उसको मार्क्स तो वैसे ही पासिंग दिखने वाले हैं, लेकिन उसको वहाँ पे पता चलेगा कि मुझे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है,
राइट। सो यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर उसको कंपाइल करूँगी। सो जावा सी, ओके, सिंपल इफ डेमो डॉट जावा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही नहीं लिखा है मैंने, मेन के बगैर तो चलेगा कैसे, राइट। मेन अब कंपाइल हो गया। अब जावा सी सिंपल इफ डेमो, ओके, मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, योर मार्क्स आर 40, मतलब हाश पास तो हो गए, लेकिन अब मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। अगर सपोज मैं 35 की जगह पे मेरे मार्क्स है 75, राइट, तो मुझे ना ग्रेसिंग चाहिए ना मुझे हार्ड वर्क का मैसेज चाहिए, तो मैसेज नहीं आएगा कि योर मार्क्स आर 75, तो सीधे सीधा आ गया, तो मुझे हार्डवर्क का मैसेज नहीं आया। तो हार्डवर्क का मैसेज कब आएगा? अगर उसके मार्क्स 40 से बिलो है तो ही आएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको काफ़ी बार चाहिए होता है कि बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन हमको स्टेटमेंट्स चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो हमको 5 मार्क्स तो ही ऐड करने हैं जब उसके 40 के बिलो है, और ये मैसेज भी तभी देना है जब वो 40 के बिलो है। अगर 40 से अबाव है, 75 जैसे मैंने लिखा, तो उसमें ना उसको ग्रेसिंग देने की ज़रूरत है ना उसको हार्डवर्क करो ऐसा बोलने की ज़रूरत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है मेरे, कंडीशनली एग्जीक्यूट होते हैं। और ये वाला जो स्टेटमेंट है system.out.println, ये ब्लॉक से बाहर है। तो यहाँ पे मेरा इफ का ब्लॉक शुरू हुआ और यहाँ पर मेरा रेड कलर का जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा इफ का ब्लॉक खत्म हुआ। तो इसके बीच में मैंने जो भी लिखा है वो मेरा तब भी एग्जीक्यूट होगा अगर मेरे मार्क्स लेस देन 40 है। तो काफी सारी जगह पे अगर एक ही स्टेटमेंट होता है, सपोज मुझे ग्रेसिंग देना ही नहीं है, मुझे ग्रेसिंग का कोई कंसेप्ट चाहिए ही नहीं, तो मैं ये ग्रेसिंग वाला स्टेटमेंट निकाल दूंगी। जो ओरिजिनल है वो दिखाओ लेकिन हार्डवर्क का मैसेज के साथ, राइट। तो अब हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे। मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ, वापस से मैं इसको कंपाइल करती हूँ और मैं रन करूँगी। अब 75 पे तो वैसे ही हार्डवर्क का मैसेज नहीं है। अब मैं मार्क्स चेंज करके क्या करूँगी, 35 कर देती हूँ। अब मैंने 35 मार्क्स कर दिए। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी, मैं इसको रन करती हूँ, तो मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड एंड योर मार्क्स आर 35। तो ऐसे एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। और अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर हमको ये ब्रैकेट लिखना कंपलसरी नहीं है। इफ के अंदर हम या तो करली ब्रैकेट के अंदर पूरा ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक का पूरा ब्लॉक, जो ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट कंडीशनली चाहिए तो ब्लॉक बनाना ऑप्शनल है, मतलब ब्लॉक लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने हटा दिया, अभी मैंने ब्लॉक हटा दिया, मैं कंपाइल करती हूँ और मैं रन करती हूँ, तो 35 मार्क्स थे तो कंडीशनली आया। अगर मार्क्स चेंज करके मैं यहाँ पर उसको 95 कर देती हूँ, राइट, तो वापस से योर मार्क्स आर 95। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट तो वैसे ही है ही, लेकिन एक ही था इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं लिखा। सपोज ये आप चीज़ ध्यान में रखना, अगर कंडीशन में 2 स्टेटमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पर मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड ऐसा चाहिए और फिर यहाँ पर मुझे ये भी लिखना है मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। मुझे ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन से चाहिए, पर मैंने ब्लॉक बनाना मैं भूल गई हूं, ब्लॉक नहीं बनाया है मैंने, मैं ब्लॉक बनाना भूल गई हूं। तो यहां पर क्या होगा ये कि अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो ये स्टेटमेंट होगा, वो बराबर है, लेकिन मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 हमेशा होगा। कंडीशन के लिए तो एक ही स्टेटमेंट है क्योंकि ब्लॉक नहीं रखा है। अगर हमको सपोज इसको मैं क्या कर रही हूं, इसको मैं कंपाइल करके रन करती हूं। अच्छा, स्टेटमेंट में सेमीकोलन देना भूल गई, सेमीकोलन दे दिया। अब मैं इसको वापस से कंपाइल करती हूं, कंपाइल करके मैं इसको रन करती हूं, तो 100 हो गए। 100 क्यों हो गए? क्योंकि 95 थे। और ये वाला स्टेटमेंट कंडीशनली नहीं है क्योंकि हमने ब्लॉक में नहीं लिखा, ये तो दूसरा स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट ही कंडीशनली होता है। अगर मुझे ये भी चाहिए तो इस तरह से ब्लॉक बनाना पड़ेगा।
अब अगर मैं वापस से कंपाइल करूंगी और मैं रन करूंगी तो 95 मार्क्स आए, मतलब मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, ये भी कंडीशन में चाहिए तो आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना। काफी बार ऐसे इंटरव्यूज में ऐसा कर देते हैं। नॉर्मली एक प्रोग्रामर की टेंडेंसी होती है कि हमेशा अगर इसके अंदर, जैसे हमेशा अभी मैं यहाँ पर क्लास के अंदर से थोड़ा सा मैं स्टैटिक वॉइड मेन लिखती हूँ, मेन के अंदर थोड़ा इंट लिखना शुरू किया, फिर जो भी उसके साथ होता है वो उसके नीचे लिखते हैं, फिर इफ के बाद इफ का कंडीशन में जो होगा वो हम अंदर लिखते हैं। तो ये मार्क्स मैंने लिख लिया अंदर, तो अंदर लिखने से अंदर नहीं हो जाता है। अंदर कब होगा? जब आप उसको ब्लॉक बनाएंगे। अंदर लिखना खाली हमारी रीडेबिलिटी के लिए, कि हमको पढ़ने में समझ में आए कि अच्छा मेन में इतना है, इफ में इतना है, उसके लिए हम अंदर लिखते हैं हमारे समझने के लिए। कंपाइलर के लिए अंदर लिखना नहीं है, राइट। कंपाइलर तो ब्लॉक कैसे बनाएगा? कर्ली ब्रैकेट से ही बनाएगा, राइट। मैं यहां से ये वाला ब्रैकेट निकाल दूं ऊपर, इफ यहां पर सिंपल इफ डेमो में ब्रैकेट निकाल दूं तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि ये क्लास के अंदर है, वो तो एरर ही दे देगा। हमको क्लास के अंदर चाहिए तो अंदर का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर मैं ब्लॉक बनाऊंगी, फिर ब्लॉक बना के चाहे मैं इसको बाहर से लिखूं, अभी ब्लॉक है, राइट, पर बाहर से है, राइट। तो मार्क्स कितने आएंगे? देखो मार्क्स आएंगे 95 के 95। तो क्या ये बाहर लिखने से मार्क्स थोड़ी 5 मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 बाहर नहीं आ गया, क्योंकि हमने ब्लॉक बनाया है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स हमको ब्लॉक में चाहिए तो ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। ब्लॉक के बगैर एक स्टेटमेंट चलेगा, राइट। मैं यहां पे इसको हटा दूं तो ये वाला स्टेटमेंट कंडीशनली, ये वाला नहीं, राइट। आई होप ये आपको इफ का जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इफ काम करता है। अगर ये इफ समझने में आपको कोई क्वेरी है, कुछ नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशंस के मुताबिक अगर हमको कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, मतलब कि हमको ऐसा चाहिए कि ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। हम इफ देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इफ और एल्स। अब ये इफ एल्स क्या है? इफ एल्स इफ के जैसा ही है, बट उसका थोड़ा सा आगे करना है। दैट्स जैसे हम क्या करते थे, दैट इफ में हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया, तो इफ के बाद एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो हमारे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। पर अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू ना हो और अगर ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो हमको कुछ और एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि अगर मेरा एक्सप्रेशन अगर सही निकलता है, अगर मेरी कोई कंडीशन सही निकलती है तो कुछ एक्सप्रेशन अलग है मेरे पास, और अगर कंडीशंस गलत निकलती है तो मेरे पास कुछ और एक्सप्रेशन है या कुछ और स्टेटमेंट्स है। तो मुझे आइदर और, या तो मुझे कंडीशन ट्रू पे कोई और स्टेटमेंट्स और अगर कंडीशन फॉल्स पे कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। जो नॉर्मल सिंपल इफ लिखा था उसमें क्या था कि हमारे स्टेटमेंट्स कंडीशनली एग्जीक्यूट होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नॉर्मली आगे बढ़ेंगे, राइट। बट यहां पर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट्स और कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और स्टेटमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स। अगेन स्टेटमेंट सिंगल एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है तो हमको पता है हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से पूरे ब्लॉक बनाते हैं, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्लॉक बनाना ऑप्शनल है, मतलब कि हम ओमिट कर सकते हैं। ब्लॉक चाहे तो रख सकते हैं, अगर हमको ब्लॉक नहीं करना है तो हम ओमिट भी कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के तरीके से समझाऊं तो हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू है, राइट, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स है। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमेशा यहां पर बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अगर फॉल्स हुआ तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, और अगर ट्रू हुआ तो कुछ और